हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में 6.3 आपका चल रहा था और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 8 मतलब 7वीं 8वीं तक मैंने डिस्कस भी किए थे। वैसे मैंने बोला था कि पूरा एक्सरसाइज आपको खुद ही सॉल्व करना है। मैंने उसमें जो भी अप्रोच थी, जो भी उसके तरीके थे, वो सारे मैंने आपके साथ करवा रखे हैं। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब करेगा। हाँ, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखेंगे। कौन सा एक्सरसाइज है आपका? 6.3 में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है कि जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी पर कैसा है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। मतलब निरंतर वर्धमान है। जीरो से इन्फिनिटी के लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, समझे यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि कोई फंक्शन है जिसका लॉग, सॉरी, फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन है जिसका बेस ई है। उसमें जो एक्स है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में लेना है। और बेस ई के लिए लॉगरिथम जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनइक्वलिटी टेस्ट से ही करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेथड फर्स्ट देखो इसका। पहला मेथड क्या बोलते हैं वो लोग कि आपका जो इनइक्वलिटी टेस्ट, देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी टेस्ट मेथड फर्स्ट, ठीक है। इनइक्वलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं असमका विधि द्वारा, असमका विधि से। तो असमका विधि में मैंने बताया था आपको कि कोई दो नंबर लेना है, जैसे मैंने x1 और x2 दो नंबर लिए। अभी तक जो हम दो नंबर लेते थे वो दोनों के दोनों नंबर हम रियल लेते थे। या कभी कभार क्वेश्चन में अगर कह दिया गया कि इस नंबर के लिए अपन को सॉल्व करना है तो हम वही नंबर लेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो हमें इनइक्वलिटी टेस्ट करनी है वो जीरो से इन्फिनिटी के लिए करनी है। तो मैंने दो नंबर लिए, दोनों के दोनों नंबर जीरो से इन्फिनिटी में बिलोंग करते हैं। मतलब जो x1 और x2 है वो जीरो से इन्फिनिटी के अंदर कहीं ना कहीं होगा। चलिए, और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि x1 बड़ा है किससे, x2 से। मैंने यहाँ पे क्या देखा, x1 बड़ा है x2 से। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा लॉग को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई दो नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और जिसमें ए बड़ा है बी से। दो नंबर हैं जिसमें एक ए है और एक बी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग लॉग लेते हैं तो जिन नंबर्स के लिए हम लोग लॉग लेते हैं वो नंबर आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्योंकि लॉग नेगेटिव जो है वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब लॉग नेगेटिव आपका डिफाइन नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर के लिए लॉग तो हम लेते ही नहीं है। तो अगर ए और बी दो कोई पॉजिटिव नंबर है और उनमें हम लॉग लेना चाहते हैं, जैसे लॉग ए और यहाँ पे लॉग बी, अब लॉग हम लेते हैं तो इनइक्वलिटी पे क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता है, इसको बहुत गौर से समझना है। देखो, लॉग लेने पर, किन्हीं दो नंबर में लॉग लेने पर इनइक्वलिटी में फर्क पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। अब फर्क कब होता है, फर्क कब नहीं होता है, या ऐसा बोल दो, इनइक्वलिटी कब चेंज होती है, इनइक्वलिटी कब चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से बड़ा है, हमने यहाँ पे लॉग ले लिया और यहाँ भी लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद हमें देखना है क्या जे वाला नंबर बड़ा है इससे। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रख, मतलब तैयार करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम जो लॉग का बेस, मान लो यहाँ पे मैंने लॉग का बेस x लिया, या मैंने मान लो लॉग का बेस यहाँ पे लेमडा लिया, मतलब कुछ भी ले लो, लेमडा ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे लॉग का बेस लेमडा लिया। तो एक चीज याद रखना कि जो हमने लॉग का बेस लिया, अगर वो लॉग का बेस जीरो और वन के बीच में है, याद रखना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, अगर लॉग का बेस जीरो से वन के बीच में है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। और मान लो अगर मैंने यहाँ पे लॉग लिया और जो हमने बेस है, जो आपका बेस है वो वन से बड़ा है, जो वन से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। देखो इस कंडीशन में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। इस कंडीशन में इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जो लॉग का हमने बेस लिया है वो जीरो से वन के बीच में है और यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब लेफ्ट वाला अगर जाना है तो लेफ्ट वाला ही जाना रहेगा,
राइट वाला छोटा है तो राइट वाला ही छोटा रहेगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बेस लिया है, यहाँ पे जो मैंने बेस लिया है वो कैसा लिया? 1 से बड़ा लिया। ठीक है, अब बहुत से लोगों के मन में बात चल रही होगी कि क्या सर 1 नहीं ले सकते, या सर कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते? तो उसके लिए एक चीज और समझ लो, अगर कभी भी लॉग बेस ए बी लिखा है, इसको बोला जाता है लॉग का बेस वाला पोर्शन, और इसको बोला जाता है लॉग का आर्गुमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, इन दोनों में समझो थोड़ा सा कि लॉग का जो आर्गुमेंट वाला पोर्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और जो बेस वाला पोर्शन है वो कैसा होता है? 0 से तो बड़ा होता है बट 1 के बराबर नहीं होता है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा 1 को छोड़कर, और जो कोई भी नंबर होगा जो कि 0 से बड़ा होगा। मतलब आर्गुमेंट वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, और बेस वाला जो पोर्शन होता है वो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 के बराबर नहीं होता है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, बस याद रखना कि बेस में 1 नहीं आना चाहिए। इसलिए जब मैंने यहाँ पे बेस की कैटेगरी को डिवाइड किया तो एक जगह मैंने 0 से 1 तक की वैल्यू को लिया, और एक जगह मैंने 1 से बड़ी वैल्यू को लिया। वो क्यों लिया? क्योंकि लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता है। 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मैं लॉग का बेस 1 बना देता हूँ, अगर थोड़ा और नॉलेज के लिए आपको सीखना है, या अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि 1 क्यों नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपसे इस क्वेश्चन को पुट पूछ सकते हैं कि 1 क्यों नहीं हो सकता है। तो 1 क्यों नहीं हो सकता उसका भी रीजन आप समझ सकते हैं। जैसे कभी लिखा है लॉग बेस ए बी, ठीक है, लॉग में एक फॉर्मूला होता है कि बेस और आर्गुमेंट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जब बेस और आर्गुमेंट को ब्रेक करोगे तो जो आर्गुमेंट है वो ऊपर वाले लॉग के साथ चला जाता है, और जो बेस है वो नीचे वाले लॉग के साथ आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग के साथ जो वैल्यू आती है वो होती तो पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी होती है। जब 0 से बड़ी होती है तो फिर यहाँ पे 1 आ सकता, फिर यहाँ 1 क्यों नहीं आ सकता? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉग जो 1 का वैल्यू होता है वो 0 होता है। लॉग 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर आपने इसके बेस में 1 ले लिया और जब मैं लॉग को ब्रेक करूंगा तो अपॉन में लॉग 1 आ जाएगा, और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। और किसी भी फंक्शन के अपॉन में यदि 0 बन जाता है तो वो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए बेस में हम कभी भी 1 नहीं डाल सकते हैं। तो लॉग का जो आर्गुमेंट वाला पोर्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जो बेस वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 को छोड़कर, मतलब 1 नहीं होगा। पॉजिटिव होगा लेकिन 1 नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे बताया भी है कि अगर कोई दो नंबर है और पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, पहली चीज तो आपको याद रखना है कि लॉग आप तभी ले सकते हैं किन्हीं दो नंबर पे जब वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। पहली कंडीशन, जब हम लॉग लेते हैं इनइक्वलिटी का चिन्ह बदलना या नहीं बदलना वो डिपेंड करेगा बेस में। अगर लॉग का बेस हमने 0 से 1 के बीच में लिया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और लॉग का बेस हमने 1 से बड़ा लिया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ये कुछ लॉग की बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो लॉग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और लॉग बच्चों को कठिन इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों को बहुत बेसिक बेसिक चीजें पता नहीं होती है, और जिनको ये बेसिक चीजें पता होंगी उनको लॉग तब भी नहीं लगेगा। तो समझो बस यहाँ पे बेस का खेल है कि बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो चिन्ह बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। लॉग का बेस और आर्गुमेंट दोनों 0 से बड़े होते हैं, और बेस 1 क्यों नहीं हो सकता उसका भी रीजन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा लॉग में एक चीज हम लोग यूज करते हैं साधारण तौर पर, ई बेस। जैसे लॉग बेस ई एक्स लिखा है तो जो ई है उसका जो वैल्यू होता है जनरली तो वो अप्रोक्सीमेट 2.7 के समथिंग होता है। 2.7 के समथिंग होता है। तो लॉग में जैसे कभी बेस ई लगा है तो आप समझ जाना कि जो ई है वो 2 पॉइंट समथिंग है।
टू पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो लॉग के बेस में अगर कभी ई लिखा हुआ मिल जाता है तो बहुत से लोग पूछ लेते हैं, बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं सर ई का वैल्यू क्या होगा। तो अभी के लिए इतना याद कर लो कि जो ई का वैल्यू होता है वो 2.7 के समथिंग होता है। वैसे आप लोग चाहो तो ई का वैल्यू निकाल भी सकते हो। आपने लिमिट में एक एक्सपेंशन पढ़ा है ई की पावर एक्स का, 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही कुछ होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या करोगे, x की प्लेस पर 1 डालोगे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2.7 के समथिंग आता है। और जो e होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैंने वैसे अब आपके लेवल तक तो मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा लॉग की जानकारी। ठीक है, चलो देखो आगे। चलिए देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि x1 बड़ा है x2 से, और हम यहाँ पे इनइक्वलिटी का टेस्ट करने वाले हैं। तो हम बोथ साइड टेक इन द लॉग, बोथ साइड टेक इन द लॉग, दोनों साइड हमने लॉग लिया। अब क्वेश्चन में देखो जो लॉग है उसका बेस क्या है, ई है। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो ई की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग होती है। और मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है, अगर मैंने जो लॉग लिया है उसका बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो वही चीज आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है वो कैसा है, 1 से बड़ा है। जो बेस है वो कैसा है, 1 से बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ किस बेस के लिए, ई बेस के लिए, लॉग बेस ई x1 और log बेस ई x2। अब मैंने जो log लिया है उसका बेस e है और e की वैल्यू 2.7 के अप्रोक्सीमेट होगी, मतलब 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ा वाला अगर बेस लिया है मैंने, 1 से बड़ा वाला अगर हमने बेस लिया है, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो लेफ्ट वाला ही नंबर बड़ा रहेगा, लेफ्ट वाली वैल्यू ही बड़ी रहेगी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, जब log बेस ई एक्स था तो मैंने इसको एफ एक्स बोला, log बेस ई एक्स था तो मैंने इसको एफ एक्स बोला। जब यहाँ पे x1 आएगा तो उसको मैं बोलूंगा एफ एक्स1 और इसको बोलूंगा एफ एक्स2 इज ग्रेटर देन। ये हो गया आपका। अब देखो मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन बड़ा था राइट वाले पोर्शन से, तो लेफ्ट वाला फंक्शन भी बड़ा है राइट वाले पोर्शन से। जब मैं एक्स की वैल्यू को लेकर सॉल्व करता हूँ और फंक्शन की वैल्यू को मतलब सॉल्व करके दिखाता हूँ और इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग होता है, मतलब निरंतर वर्धमान होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ी नॉलेज के लिए समझना है, अगर मैं बोलूं log बेस ई एक्स, अगर मैं बोलूं log बेस ई एक्स, अगर मैं इसका प्रसार कर सॉरी ग्राफ बनाता हूँ, तो log बेस ई एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। जब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, और 1 से ज्यादा के लिए log का वैल्यू पॉजिटिव में जाता है, 1 से कम के लिए log का ग्राफ कहाँ जाता है, आपका नेगेटिव में जाता है। तो इस प्रकार से log का आपका ग्राफ बनता है। ये आपके log का ग्राफ है, ये आपके किसका ग्राफ है, log का ग्राफ है। ठीक है, लॉग के हिसाब से मैंने काफी सारी चीजें आपको बता रखी हैं, तो अब तो थोड़ा सा इनमें भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो इसका मेथड टू क्या है। अगर हम इसके मेथड टू की बात करेंगे तो मेथड टू होता है डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, जब मैं डेरिवेटिव टेस्ट अवकलन विधि से इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर log बेस ई एक्स। चलिए log बेस ई एक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डेक्स एक्स, और log एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। log बेस ई एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स।
अब थोड़ा यहाँ पे समझना है, क्योंकि अगर x जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, x जीरो से इन्फिनिटी के अंदर है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जो x है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और अगर मैं उसका उल्टा भी कर देता हूँ तब भी वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा। तुम कोई भी नंबर देखो, जैसे मैंने नंबर लिया 5, 5 क्या है, पॉजिटिव रियल है। अगर मैं उसका उल्टा भी करूंगा तब भी पॉजिटिव रियल ही रहेगा। मैं बोलूं 7 क्या है, पॉजिटिव रियल है। अगर मैं उसका उल्टा भी करूंगा तब भी पॉजिटिव रियल रहेगा। मैंने बोला 5/3 क्या है, पॉजिटिव रियल है। उल्टा किया तो 3/5 हो गए, तब भी पॉजिटिव रियल ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर मैं उसका उल्टा करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ, व्युत्क्रम करता हूँ, तब भी वो पॉजिटिव रियल ही रहेगा। तब भी वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रियल ही रहेगा। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर मैं 1/x की बात करूंगा तो 1/x भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रियल रहेगा, मतलब जीरो से बड़ा रहेगा। और 1/x अगर जीरो से बड़ा है और 1/x किसकी वैल्यू है, फंक्शन के डेरिवेटिव की, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी जीरो से बड़ा आएगा। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है तो मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव टेस्ट, जो हो गया आपका डेरिवेटिव टेस्ट, और ये हो गया आपका इनइक्वलिटी टेस्ट। तो दो मेथड हैं, तुम दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, दोनों बढ़िया मेथड हैं। और लॉग का अच्छा खासा यूज है, तो मैंने लॉग को काफी अच्छे से डिस्कस कर भी दिया है, जिन जिन चीजों का यूज हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी मैंने आपके साथ लॉग की। और अगर इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ आ जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, फिर तो मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप लोग फिर कर सकते हो। इससे अगले वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो लॉग लेना है उसका बेस जो है वो जीरो से 1 के बीच में है। तो उसे याद रखना, जब जीरो से 1 के बीच वाले लॉग को लेते हैं, बेस कैसा है, जीरो से 1 के बीच में है, तो हम लॉग लेंगे तब क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। चलिए आ जाओ अब 6.4 में। 6.4 में पहले का ए पार्ट देखो, उन्होंने क्या बोला है, कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर है आपका x³ माइनस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 80। ठीक है, अच्छा इसमें उन्होंने क्या बोला है कि मुझे दिखाना है कि फंक्शन निरंतर वर्धमान है, फंक्शन निरंतर वर्धमान है। तो अब इसको हम करेंगे सीधा सीधा डेरिवेटिव मेथड से, सीधा सीधा कौन सा, डेरिवेटिव टेस्ट, अवकलन विधि से सॉल्व करेंगे इसको। जब मैं इसको डेरिवेटिव विधि से सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डेक्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², 6×2 = 12x प्लस का 12। ठीक है, इसके बाद अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन निरंतर वर्धमान है, और निगेटिव है तो ह्रासमान है। चलिए तो और सॉल्व करो, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ पे x² हुआ और माइनस का 4x हुआ और प्लस का 4 हुआ, ऐसा बन गया। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 3 तो आपका यहाँ पे है और ये आपका बन गया x-2 का होल स्क्वायर। जब ये x-2 का होल स्क्वायर बना तो जो ब्रैकेट है ना वो कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो अगर कोई संख्या स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, कोई भी व्यंजक स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो ये बात तो क्लियर है कि वो नेगेटिव तो होगा नहीं।
वो नेगेटिव नहीं होगा, वो या तो इस वैल्यू के चांस क्या क्या है, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी अथवा जीरो होगी। ये वैल्यू जो है इसमें हम एक्स का कोई भी मान डालेंगे, ये या तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव क्यों आएगी क्योंकि स्क्वायर लगा है, या फिर जीरो आएगी। जीरो कब आएगी, जब यहाँ पे मैं दो डालूंगा तो दो से दो कट जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो मोर देन इक्वल टू जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इसका जो डेरिवेटिव है या तो वो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या तो वो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज सॉरी ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ओनली हम यहाँ पे इंक्रीजिंग बोलेंगे, वर्धमान बोलेंगे। वर्धमान अकेला क्यों बोला, क्योंकि जीरो आने के भी चांस है यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन जीरो होता है। ओनली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव मोर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये दोनों बातें मैंने आपके साथ थ्योरी में डिस्कस की थी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो मोर देन इक्वल टू जीरो है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है आपका, हाँ, सेकंड वाला इसका जो क्वेश्चन है उसको भी देख लो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट के बी पार्ट में उन्होंने बोला है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 4 एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 11। ठीक है, इसमें भी मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो वही फंक्शन वही तरीका मैं यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डेरिवेटिव टेस्ट। और डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। जब डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 9x⁸ यहाँ पे कितना हो जाएगा 28x⁸ ये फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। अच्छा, डेरिवेटिव होने के बाद मैं देखूंगा तो यहाँ पे x वाले पार्ट पे जो पावर है वो कैसा है, इवन है। x वाले पार्ट पे जो पावर है वो कैसा है, इवन पावर है। और यहाँ पे भी x वाले पार्ट पे जो पावर है वो कैसा है, इवन पावर है। x वाले पार्ट पे जो पावर है वो कैसा है, इवन है। आपको इतना पता होगा, अगर किसी भी व्यंजक पे, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था तो स्क्वायर भी इवन पावर है। अगर मान लो कोई भी व्यंजक है उस पे पावर इवन आ जाती है और यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं, कोई भी रियल नंबर डालते हैं, तो जो मेरा आउटपुट होता है सॉल्यूशन के बाद वो ऑलवेज या तो पॉजिटिव आता है या फिर जीरो आता है, अगर पावर इवन है। और अगर पावर ऑड है, अगर पावर यहाँ पे ऑड है, ऑड मतलब होता है विषम, विषम, इवन मतलब होता है सम। तो पावर अगर विषम है तो मैं रियल नंबर डाल, अगर यहाँ पे डालता हूँ कोई भी रियल नंबर यहाँ पे डालता हूँ तो आपके नंबर के नेगेटिव आने के भी चांस हैं, पॉजिटिव आने के भी चांस हैं और जीरो आने के भी चांस है विषम घात के लिए। जैसे मैं बोलूं एक्स की घात 3, 3 तो विषम है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक डाला तो ये एक आ जाएगा। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे -1 डाला तो ये -1 आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने जीरो डाला तो ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के नंबर आने के चांस हैं। अगर यहीं पे पावर आपका कैसा हो, इवन, जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में पावर देखो इवन है। अगर तुम यहाँ पे 1 डालोगे तब भी 1 आएगा, -1 डालोगे तब भी 1 आएगा, और अगर मैं जीरो डालूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पावर विषम है तो उस कंडीशन में आपका जो आउटपुट आने वाला है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पावर कैसा है, ऑड है, सॉरी ऑड के लिए बोला हूँ। पावर अगर ऑड है तो आपके जो आउटपुट है, मतलब जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन पावर अगर इवन है, पावर कैसी है, इवन है, तो ऑलवेज नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा इवन पावर के लिए। ऑड पावर के लिए नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है।
ठीक है, तो वही चीज अगर इतना आपकी बात क्लियर है ना, तो फिर आगे ये भी समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, जो फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला है, जो फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला है, उस डेरिवेटिव में अगर हम गौर करते हैं, तो यहाँ पे भी पावर इवन है, यहाँ पे भी पावर इवन है। अगर इवन पावर है, तो इस पूरे व्यंजक का जो मान है, उसके आने के दो ही चांस है, या तो ये नंबर पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। वही चीज यहाँ पे है, ये नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तब भी ये फल पॉजिटिव होगा। अगर दोनों जीरो है, तब ये फल जीरो होगा। एक पॉजिटिव और एक जीरो है, तब भी ये फल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से नेगेटिव तो नहीं आएगा, यहाँ पे किसी भी कंडीशन में नेगेटिव तो नहीं आएगा, आएगा तो पॉजिटिव या जीरो आएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो मोर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसलिए मैं बोलूंगा ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। ठीक है, तो बस आपको मतलब नॉर्मल तरीके से समझ लोगे अगर चीजों को थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करना आपको आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा वाला, दूसरा वाला देखेंगे। दूसरे का एक पार्ट, कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जीरो से वन के लिए नो इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। जीरो से वन के लिए फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। अगर मैं जीरो से वन की बात करूं, तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग में जाएगा ना ही डिक्रीजिंग में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देख लेते हैं। देखो, आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ओनली डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करूंगा, तो समझ लेना कि मैं डेरिवेटिव ही करूंगा। तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस वन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे तो देखो ऑड पावर है, पावर कैसी है, ऑड है। तो ऑड पावर है, तो यहाँ पे सारी के सारी चांस है कि इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कहाँ जीरो है, कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। देखो, अगर पावर सम है, इवन है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन जब पावर विषम होती है, ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा भी पार्ट मिल सकते हैं, जैसे एक पार्ट हो जाए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ऐसे भी आ जाएंगे, तो यहाँ भी पावर विषम है। तो यहाँ पे भी क्या है कि इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव होने के चांस हैं, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव होने के चांस हैं, इन दोनों के जीरो होने के भी चांस हैं। तो वही चीज है कि अगर सपोज करो ऑड पावर में एक या एक से ज्यादा व्यंजक हो, ऑड पावर में एक या एक से ज्यादा व्यंजक हैं, तो उसकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी होती है, हो सकते हैं वो व्यंजक कैसे हो, पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है वो जीरो हो, ऑड पावर के लिए। और यही पावर अगर सपोज करो इवन होती है, यहाँ पे टू होता है, यहाँ पे फोर होता, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 14 होता, यहाँ पे 140 होता है, यहाँ पे 12 होता। पावर अगर पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, सम है, तो ये ऑलवेज या तो कैसे होते हैं, जीरो होते हैं या फिर पॉजिटिव होते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ समझनी है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, वो ऑड पावर में आया, विषम घात में आया। अगर मैं इसकी घात लिखूंगा तो एक बनेगी। अब इस एक घात के लिए पावर ऑड है, तो पावर अगर ऑड है, तो इसका रिजल्ट जो है, इसकी जो वैल्यू है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब बात आती है कि सर मैं कैसे बताऊं कि कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है और कहाँ पे जीरो है। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, उसके लिए एक सीधा सा फंडा है कि आप एक नंबर लाइन बनाओ, संख्या रेखा। आपको पता है कि राइट में प्लस इंफिनिटी लिख देते हैं और लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी लिख देते हैं। उस नंबर लाइन पे हम उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे जो वैल्यू इस ब्रैकेट को सेटिस्फाई करती है। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं यहाँ पे
एक्स का वैल्यू 1/2 डाल देता हूँ, तो एक्स का वैल्यू अगर मैं 1/2 यहाँ डालूंगा तो 2 से 2 कट के 1 बचेगा और 1 से 1 कट के 0 बचेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है, एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो ये 0 बनेगा। ये क्या बनेगा? 0। ये 0 बनेगा अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चलेगा कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है उस पे तो 0 हो जाता है। अब बात आती है सर पॉजिटिव कहाँ होगा और निगेटिव कहाँ होगा। अब बात आती है सर पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो आप लोग डायरेक्ट भी सीख सकते हैं कि जिस नंबर पे सेटिस्फाई हुआ है उसके राइट में पॉजिटिव होता है, और जिस नंबर पे सेटिस्फाई हुआ है उसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि 1/2 से अगर तुम आगे जाओगे तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा, और 1/2 से कम के लिए अगर तुम बात करोगे तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका ये हो गया सीखने का। ठीक है, अगर आप तुम ऐसे नहीं सीख पा रहे हो तो फिर एक तरीका और भी है। ये तो 1/2 तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। हम क्या करेंगे, अब मुझे ऐसा याद नहीं रहता है कि क्या कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो सबसे पहले एक काम तो वो तुम्हें करना ही है कि तुम्हें उस पॉइंट को तो नंबर लाइन पे लिखना ही पड़ेगा जो वैल्यू इस ब्रैकेट को सेटिस्फाई करती है। चलिए 1/2 ने सेटिस्फाई कर दिया, कहने का मतलब है कि 1/2 ने संख्या रेखा जो नंबर लाइन है ना, इसको दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में बांटा है तो इसमें एक भाग इसको पॉजिटिव बनाएगा और एक भाग इसको निगेटिव बनाएगा। तो अब पहले चलेंगे हम राइट वाले में। राइट वाले में अपनी मर्जी से आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे वो नंबर कैसा होगा, 1/2 से राइट में है तो 1/2 से बड़ा होगा। तो आप अपनी मर्जी से 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, जैसे मैंने 1/2 से बड़ा नंबर सोचा 2। अगर मैं 2 को यहाँ पे डालता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, मतलब पॉजिटिव आ रहा है आपका। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। अब एक बार हम लेफ्ट में कोई नंबर लेके देखता हूँ। लेफ्ट में नंबर ऐसा लेना है जो 1/2 से छोटा है। मान लो 1/2 से छोटा मैंने -10 ले लिया, और -10 हम यहाँ रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। मतलब ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि 1/2 ने इस ब्रैकेट को सेटिस्फाई किया। 1/2 के राइट में पॉजिटिव है, 1/2 के लेफ्ट में नेगेटिव है। 1/2 के राइट में पॉजिटिव है, 1/2 के लेफ्ट में नेगेटिव है। 1/2 के राइट में पॉजिटिव है, 1/2 के लेफ्ट में नेगेटिव है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि बस देखता हूँ कि अगर फंक्शन को वर्धमान होना है तो कहाँ होगा? 1/2 से ज्यादा के लिए, और ह्रासमान होना है तो कब होगा? 1/2 से कम के लिए। लेकिन अब मुझे चेक करना था 0 से 1 के लिए। तो 0 से 1 के लिए तो अगर चेक करोगे तो आपको दिख रहा है कि 0 आपका कहीं ना कहीं यहाँ होगा और 1 कहीं ना कहीं आपका यहाँ होगा। अब जब 0 आपका यहाँ है, 1 आपका यहाँ है, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 से 1 के बीच में कुछ टाइम तक ये आपका कैसा रहा रहा पॉजिटिव, और कुछ टाइम तक कैसा रहा निगेटिव। मैं कह सकता हूँ, दिख रहा है ना कि 1/2 से ज्यादा पे कैसा है? पॉजिटिव। तो 1/2 से ज्यादा पे तो 1 भी मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे 0 से 1, सॉरी 1/2 से 1 पे कैसा है? पॉजिटिव, और 1/2 से 0 पर कैसा है आपका? नेगेटिव। अब देखो, वर्धमान की कंडीशन होती है कि फंक्शन के डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना है, ह्रासमान की कंडीशन होती है फंक्शन के डेरिवेटिव को नेगेटिव होना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एक ही इंटरवल के अंदर, एक ही फिक्स एरिया के अंदर या फिक्स क्राइटेरिया के अंदर, मतलब एक कोई इंटरवल दिया है, एक ही इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। जब एक ही इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि उसी इंटरवल के अंदर, एक ही इंटरवल है, वहीं पे वो कैसा हो रहा? इंक्रीज हो रहा। मतलब उसका डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव है, तो इंक्रीज हो रहा। उसी के अंदर क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। तो वो खुद ही फिक्स नहीं कर पा रहा ना कि मुझे इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, क्योंकि वो आधे टाइम तक कैसा रहा? इंक्रीज में रहा, फिर वो होने लगा डिक्रीज होने लगा। मतलब वही हालत हुई ना, जैसे किसी से किसी काम के लिए बोलो, जैसे किसी से कोई चीज आपको लेनी हो या किसी से कोई काम कराना हो, तो जैसे वो मान लो वो कुछ देर तक बोलता रहे हाँ कर देंगे, हाँ ऐसा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, मैनेज कर दूंगा, मतलब ऐसी बातें करता रहे।
और कुछ टाइम बाद बोले नहीं नहीं हो पाएगा यार, मुश्किल है, पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब फिर ऐसी कंडीशन आने लगे, तो तुम क्या बोलोगे? वो काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मतलब वो काम कर भी पा रहा और नहीं भी कर पा रहा, दोनों कंडीशन चल रही ना। तो इसका मतलब क्या है, ना तो उसको मानूंगा कि वो कर पा रहा और ना तो मानूंगा वो नहीं कर पा रहा, मतलब वो उसको किस में डाल दोगे, मतलब असमंजस की स्थिति में डाल दोगे, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन मिले तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग की कैटेगरी में जाएगा और ना ही डिक्रीजिंग की कैटेगरी में जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, अब देखो मैं सेकंड के बी पार्ट पे बात करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड के जब बी पार्ट पे मैं बात करूंगा, तो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 1/1 का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे चेक जो करना है वो कहाँ करना है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो के लिए चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा। अच्छा, इसको मैंने पूरे को एक्स माना, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और जिसको x माना उसका अलग से जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस का 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। जब ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया तो मैं देखता हूं कि नीचे वाला पोर्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा, मुझे चेक कहाँ पे करना, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूंगा तो मुझे चेक कहाँ पे करना है, माइनस इंफिनिटी से जीरो पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला x अगर माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में है फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा, बट ऊपर वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैं इस गोले की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने अंडर गोला लिखा है, जीरो से माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन वो या तो नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लेना है वो तो या तो आप जीरो लोगे या निगेटिव लोगे, क्योंकि जीरो या जीरो से छोटा, जीरो या जीरो से छोटा। अगर नंबर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया तो ऊपर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, और अगर मैंने ऊपर नेगेटिव ले लिया तो एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, कहोगे सर नीचे जीरो क्यों नहीं हुआ, नीचे जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस में वन है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे, अगर मान लो यहाँ पे तुमने जीरो भी डाल दिया तो जीरो में वन जोड़ने के बाद वो वन हो जाएगा। और बाद बाकी अगर तुमने यहाँ पे जैसे -1 डाला तो -1 का स्क्वायर +1, और +1 और +1 2, मतलब वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। लेकिन ऊपर ओनली एक्स अकेला है, जब ऊपर एक्स अकेला है तो एक्स जो है वो जीरो के लिए तो जीरो होगा और नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके चांस क्या क्या है, या तो ये जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर सपोज करो ये जीरो है तो ये पूरा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, अगर ऊपर जीरो आ गया तो पूरा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर सपोज करो ऊपर वाला नेगेटिव बन जाता है तो बाहर भी माइनस लगा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू में जीरो डालेंगे। पॉजिटिव कब होगा, जब जीरो के अलावा हम कोई और वैल्यू डालते हैं, जीरो के अलावा हम डालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी। अच्छा, नेगेटिव ही क्यों डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बोला है कि मुझे नेगेटिव नंबर के लिए चेक करना है। जब नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर होगा, तो आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए इनइक्वालिटी टेस्ट, और मैंने डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन भी आपके स्टार्ट करा दिए हैं, तो सेकंड के सी तक आप लोग ट्राई करना, और मुझे नहीं लगता है इसके आगे भी आप लोग ट्राई कर पाओगे, अभी तो शुरुआत है, तो पहले आप लोग यहाँ तक ट्राई करो, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।